हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी अध्ययन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी टीचर रश्मि सिंह और आज लेके आई हूं वर्ल्ड ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़। आज से हम वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन हमने करा दिए हैं और इसकी टेस्ट सीरीज़ भी बहुत अच्छे से हो गई हैं। आज से वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे जैसे मैंने कहा था, तो पीपीटी लगा लेते हैं। और आज वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम क्या कराने वाले हैं, आज वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम कराएंगे आप लोगों को यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। ठीक है, यूनिवर्स और सोलर सिस्टम से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि आज इसी से क्वेश्चन बनाते हैं और क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए हुए हैं। ठीक है, तो लगा लेते हैं। अच्छा ठीक है, ये है, एक मिनट, पीपीटी लगाने में थोड़ा टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं, 1-2 मिनट ही। ठीक है, लगा लेते हैं। ठीक है, आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है? ठीक है, ये लग गया विश्व का भूगोल वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, आज से स्टार्ट हो गई है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। ऑफलाइन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें बने। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन ए महाद्वीपीय विस्थापन से, ऑप्शन बी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, ऑप्शन सी हिमालय की उत्पत्ति से और ऑप्शन डी ज्वालामुखियों के विस्फोट से। आंसर क्या होगा बताइए। महाविस्फोट बिग बैंग थ्योरी आपने पढ़ी होगी, किससे संबंधित है? ठीक है, ये है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से ये संबंधित हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, उतना एक्सप्लेनेशन करेंगे जितना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत थ्योरी भी नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, 1 ही महीना रह गया है एग्ज़ाम का, तो उतना जितनी ज़रूरी होगी हम उतना एक्सप्लेनेशन करते चलेंगे। ठीक है, तो महाविस्फोट सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्या आकाश गंगा तथा सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे संबंधित है? आकाश गंगा, गैलेक्सी, आकाश गंगा और सौर मंडल। ठीक है, महाविस्फोट सिद्धांत में क्या बताया गया? ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ये पूरी थ्योरी बताई गई है, बिग बैंग की थ्योरी। इसमें आकाशगंगा और सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई ये बताया गया है, सौरमंडल, सोलर सिस्टम। ठीक है, और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इस सिद्धांत का प्रतिपादन सिद्धांत को किसने बताया? सिद्धांत को किसने दिया? जॉर्ज लेमेतेयर। जॉर्ज लेमेतेयर जॉर्ज लेमेतेयर ने। ठीक है, कब दिया था? 1894 96 के बीच। ठीक है, 1894 to 96 के बीच में। ठीक है, महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में क्या है? आकाशगंगा और सौरमंडल, ये सब इसके बारे में है। और क्या इसका सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंतियर ने। ठीक है, जॉर्ज लेमेंतियर ने। ठीक है, 1894 से 96 के बीच में दिया था। ठीक है, और इसमें कैसे इसका बिग बैंग थ्योरी कैसे हुई, ये इसका काफ़ी ज़्यादा विस्तार है, तो जब हम थ्योरी पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे, अभी केवल हम क्वेश्चन करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार की विकिरण, रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण है इसका ऑप्शन ए बहुत छोटा आकार, बी बहुत बड़ा आकार, ऑप्शन सी बहुत उच्च घनत्व और डी बहुत अल्प घनत्व। क्या इसका आंसर हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा सी। कर्सर नहीं दिख रहा।
आंसर हो जाएगा सी, बहुत उच्च घनत्व, हाई डेंसिटी। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका सी, बहुत उच्च घनत्व। अच्छा, ब्लैक होल है क्या? ब्लैक होल है क्या, इसके बारे में पता है आप लोगों को? थोड़ा बता देते हैं आप लोगों को। ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय क्षेत्र है, एस्ट्रोनॉमिकल रीजन, जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना हाई, मतलब शक्तिशाली होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी, लाइट, यहाँ तक कि लाइट भी, कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं पाता है। ठीक है, वहाँ से होके आ नहीं पाता है, वापस नहीं आ पाता है। ठीक है, क्योंकि इसका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। और ये कैसे बनते हैं ब्लैक होल? ब्लैक होल बनता कैसे है? क्या होता है इसका? फोर्स होता है। और बनते कैसे हैं ये? वाइट ड्वार्फ, सफ़ेद बौने जो तारे होते हैं ना, वाइट, वाइट ड्वार्फ, सफ़ेद बौने तारे, इनको बोलते, ऐसे को सफ़ेद बौने तारे बोलते हैं। ऐसे इसमें येलो भी होते हैं, रेड भी होते हैं। ठीक है, काफ़ी इसका विस्तार है और उनका अकॉर्डिंग अलग अलग इनका कार होता है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे ब्लैक होल समझाना है तो सिर्फ वाइट ड्वार्फ के बारे में बताएंगे। ठीक है, वाइट ड्वार्फ, ठीक है, सफ़ेद बौने तारे। अच्छा, ये क्या है? एक निश्चित द्रव्यमान, एक निश्चित द्रव्यमान प्राप्त करने के बाद अपने भार में और वृद्धि नहीं कर सकते। ठीक है, इनका ये होता है कि एक निश्चित होता है द्रव्यमान कि इतने तक बढ़ाना है, उसके बाद फिर ये नहीं हो सकता, एक लिमिट होती है, इनकी सीमा होती है। तो फिर ये क्या हो जाते हैं, अथवा क्या हो जाते हैं, ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ब्लैक होल बन जाते हैं। और द्रव्यमान में अब आप आपको बताते हैं कितना है। जिन तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से, इनका द्रव्यमान क्या होगा, सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना अधिक, सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना अधिक, ठीक है, हो जाता है। तो क्या हो जाता है फिर, ये सिकुड़कर भारी हो जाते हैं और सिकुड़कर भारी हो जाते हैं। और ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ब्लैक होल में, ब्लैक होल। ठीक है, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ से होकर कोई भी रेडिएशन, यहाँ तक कि लाइट भी वापस नहीं आती, वो है, उनका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा होता है, इतना शक्तिशाली होता है कि कोई भी तरंग वहाँ से लौट के वापस नहीं आ सकती। ठीक है, ब्लैक होल से। और ये बनते कैसे हैं? ये एक तारे के द्वारा ही बनते हैं। ठीक है, एक स्टार है ना, वाइट ड्वार्फ स्टार, स्टार से वो अगर उनका द्रव्यमान 1.44 से अधिक हो जाता है, कि ये सूर्य के द्रव्यमान से भी क्या है, सूर्य के द्रव्यमान से ज़्यादा है। ये क्या है, सूर्य के द्रव्यमान से भी ज़्यादा है। एक मिनट, द्रव्यमान, ठीक है, सूर्य के द्रव्यमान से भी ये ज़्यादा है। ठीक है, और यह सिद्धांत किसने दिया था? सिद्धांत का यह दिया किसने था सिद्धांत? यह है सिद्धांत अरे नहीं, एस चंद्रशेखर, एस चंद्रशेखर। ठीक है, एस चंद्रशेखर ने अपने सिद्धांत चंद्रशेखर सीमा में दिया था। इनका सिद्धांत का नाम था चंद्रशेखर सीमा, इनके ही नाम पर, चंद्रशेखर सीमा। ठीक है,
और यह कब, और इसके लिए इन्हें क्या 1983 में 1983 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्या दिया गया इन्हें? भौतिकी का नोबेल मिला था, ठीक है ना। ठीक है, भौतिकी का नोबेल, एक मिनट, पुरस्कार किसे? एस चंद्रशेखर जी को, ठीक है, जो एक साइंटिस्ट थे। याद आ गया और समझ लिया ना ब्लैक होल क्या है? एक बहुत उच्च डेंसिटी का एस्ट्रोनॉमिकल रीजन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक निश्चित आकृति में, एक मिनट, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है। ओ गॉड, ये बच्चे अभी चिल्लाएंगे। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है। ए आकाशगंगा, बी नक्षत्र, सी एंड्रोमीडा, एंड्रोमीडा नॉट एंड्रोमीडा, 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 और डी सौरमंडल। आंसर क्या होगा? नक्षत्र, कॉन्स्टिलेशन, कॉन्स्टिलेशन। एक मिनट, ये टैबलेट थोड़ा सही रखें। कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। ये क्या? नक्षत्र। पूछा गया आपसे एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? आंसर हो गया बी नक्षत्र, कॉन्स्टिलेशन। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसमें। एस्ट्रोनॉमिकल, खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी के अनुसार खगोल शास्त्र में आकाशगंगा में दिखने वाले कुछ लगभग बराबर चमकीले तारों जो आकाशगंगा में दिखते हैं, और जो तारे होते हैं ना लगभग बराबर चमकीले होते, एक जैसे चमकने वाले समूह जो हमें एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित प्रतीत होते हैं, तारामंडल अथवा नक्षत्र, कॉन्स्टिलेशन, कॉन्स्टिलेशन कहलाता है, ठीक है। जैसे कि हम इसमें बताया गया है कि आकाश में दिखने वाले, आकाश में देखेंगे तो कुछ पर्टिकुलर होते हैं ना जो एक जैसे दिखेंगे, यूं यूं, ठीक है, एक जैसे चमकती हुई दिखेंगे पर्टिकुलर, और एक आकृति भी बनाएंगे, ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं? इनको क्या कहते हैं? नक्षत्र। जैसे कि भगवान कृष्ण का जो जन्म हुआ था रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। तो कैसे पता चला था कि रोहिणी नक्षत्र? क्योंकि जब 5 तारों का समूह, ठीक है, 5 तारों का समूह था, जो बताते हैं कि उस टाइम एक बैलगाड़ी का रूप ये बनाता है, बैलगाड़ी का कोई रूप बनाता है ये 5 तारों का समूह, ठीक है। तो उस समय ये बना हुआ था, ठीक है। उस टाइम पे क्या हुआ था? कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। किसमें हुआ था? रोहिणी नक्षत्र में। तो ये क्या होता है? ये तारों का एक समूह होता है जो एक जैसे चमकदार तारे होते हैं और एक पर्टिकुलर शेप बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष इकाई है। फोर्थ है प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी है? ए समय की, बी दूरी की, सी चमकीलापन की, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? दूरी की।
आंसर होगा बी, दूरी की। प्रकाश वर्ष है क्या? प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष है क्या? लाइट ईयर क्या है? वह दूरी होती है, प्रकाश वर्ष क्या? वह दूरी होती है जो निर्वात यानी वैक्यूम में, जो निर्वात वैक्यूम, वैक्यूम में जहाँ पे कोई हवा नहीं होती, कोई गैसेस नहीं होती, जो निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की जाती है। ठीक है, प्रकाश वर्ष वह दूरी होती है जो निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की जाती है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन कोई भी अननेसेसरी क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन वही है जो एग्जाम में आए हैं और आने वाले हैं और अधिकांश रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, इसलिए ये मत कहिएगा कि मैम ये क्वेश्चन आपने कैसे बनाए, ये मैंने अपने मन से नहीं बनाए हैं, ये क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। ठीक है, उसे अपने गाँव जाना था जो वहाँ से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। ठीक है, अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिक सुविधाजनक होगा? आंसर है ध्रुव तारे की दिशा में चलेंगे, ऑप्शन बी ध्रुव तारे की विपरीत दिशा में चलेंगे, ऑप्शन सी ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चलेंगे और डी ध्रुव तारे को अपनी दाहिनी ओर रखकर चलेंगे। बताइए आंसर इसका क्या होगा? आंसर इसका क्या होगा? आंसर होगा इसका सी, ध्रुव तारे को अपने बाईं ओर रखकर चलेंगे। ठीक है, आंसर हो गया सी, ध्रुव तारे को अपने बाईं ओर रखकर चलेंगे। कैसे? एक ध्रुव तारा जो होता है, देखो हम बता देते हैं आपको। ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया एंड ये दक्षिण हो गया। क्या है? दिशाएं। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, याद है? तो ध्रुव तारा उत्तर की दिशा में होता है, ध्रुव तारा यहाँ होगा उत्तर की दिशा में। ठीक है, ध्रुव तारा बना लेते हैं, ध्रुव तारा ऐसे, ये ध्रुव तारा। ठीक है, उत्तर की दिशा में होगा। अतः पूर्व की ओर जाने के लिए अगर हम पे पूर्व की ओर चलना है, ठीक है, अब जैसे यहाँ पे कोई, सपोज कर लो यहाँ पे कोई खड़ा है, पर्सन खड़ा है कोई, ठीक है, और इसका मुँह पूर्व की तरफ है। मुँह कहाँ है? पूर्व की तरफ है। पढ़े हो ना आप लोग रीजनिंग? ठीक है, मुँह पूर्व की तरफ है। ठीक है, अतः पूर्व की ओर जाने के लिए ध्रुव तारे को अपने ओर बाएं रखकर चलना होगा उसे। कैसे? ये देखो पूर्व चलता है तो इसका ये क्या हो गया? ये हो गया लेफ्ट, बायां। ठीक है, ये हो गया राइट, दायां। ये बायां, बाईं तरफ। ठीक है, दाएं बाएं। ये हो गया ध्रुव तारा। ठीक है, ध्रुव तारा उत्तर दिशा में होता है। ठीक है, अगर आपको पूर्व की तरफ जाना है तो ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चलेंगे। देखो ये बाईं ओर है, इसका बायां हो गया। अगर इधर पूर्व तरफ मुँह किया है ना तो ये इसका लेफ्ट हो गया, ये इसका राइट हो गया। ये ध्रुव तारा कहाँ पे है? इसके उत्तर दिशा में, इसके बाईं तरफ। और अगर ये बाईं तरफ चलेगा तो ये अपने घर को, ये इसका घर है पूर्व दिशा में, ये पहुँच जाएगा। क्योंकि इसके पास वॉच नहीं है लेकिन फिर भी ये पहुँच जाएगा, क्योंकि इसको ध्रुव तारे का ज्ञान है। ठीक है, कि ध्रुव तारा किस दिशा में पड़ता है। और अगर हम ध्रुव तारे को इस तरफ लेके चलेंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे? अगर ये बाईं तरफ लेके पड़े तो ये उसे पता है कि अगर उत्तर दिशा में हम उसको बाईं तरफ चलेंगे तो हम पूर्व दिशा में पहुँचेंगे। ठीक है, तो यह फिर उसे बाईं ओर लेके चलता है और वो अपने घर पहुँच जाता है। ठीक है, और ध्रुव तारा आपको देखा है ना, पोलर एक्सिस, इसको आपने देखा होगा
आकाश मंडल में इस तरह से बना होता है। देखिए 1 2 3 4 5, ये होता है इधर साइड 6 और ये 7, ठीक है। अब इनको ज्वाइंट कर दो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। ये बन गया, इस तरह से आकृति बन गई। तो ये क्या है, यहाँ पे जो है लास्ट में जो आता है ना, ये क्या है, ध्रुव तारा है, ठीक है। पोलरिसिस, पोलो POLARIS, ठीक है। सोच रहे थे कहीं मीनिंग मिस्टेक ना करना। POLARIS, पोलरिस, ठीक है। ये तो ये ध्रुव तारा है, ठीक है। और ये और ये जो है इनको क्या बोलते हैं, जो इसकी ध्रुव तारा की ओर इंडिकेट करते हुए जो स्टार्स लगे क्या होते हैं, जो आकाश में चमकते हैं, तो उनको बोलते हैं सप्तऋषि। सप्तऋषि, ठीक है। ये सप्तऋषि हैं, ये ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये सप्तऋषि है, ठीक है। ये इंडिकेट करते हैं ध्रुव तारा की ओर, ठीक है। और ये हमेशा कहाँ पे होता है, उत्तर दिशा में, याद रखना, काम आएगा। ये हमेशा कहाँ होता है, उत्तर दिशा में, ठीक है। इसकी बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छी एक स्टोरी है, जो पहले हम बचपन में सुना करते थे अपनी मम्मी से, अपनी नानी से। लेकिन अभी ये बताने का टाइम नहीं है ध्रुव के बारे में कि कैसे ये हुए, तो जब कभी टाइम मिलेगा तब बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? ए क्षुद्र ग्रह, बी धूमकेतु, सी ग्रह, डी निहारिका, ठीक है। कौन सा इसके भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉयड, ASTEROID, एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड, ठीक है। धूमकेतु कॉमेट्स, कॉमेट्स ग्रह तो ये पता ही है आपको, प्लैनेट, ठीक है। और निहारिका नेबुला, निहारिका नेबुला। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? आपको बताना है कौन से है जो सौरमंडल का भाग नहीं है। ऑप्शन ए क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉयड, ऑप्शन बी धूमकेतु कॉमेट्स, ऑप्शन सी ग्रह प्लैनेट, एंड डी निहारिका या नेबुला, ठीक है। कौन सा है जो इसका भाग नहीं है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा निहारिका, डी। नेबुला इसका भाग नहीं है। कैसे? थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पहले हुआ था, ठीक है। और सौरमंडल में सूर्य, तारा और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे जुड़े रहते हैं, ठीक है। जैसे ये सन है, सौरमंडल में जैसे ये सन है, ठीक है, ये सन है। और इसके जो रोटेशन होता है, परिक्रमा, इसकी जो परिक्रमा करते हैं और भी ग्रह, ठीक है, इस तरह से इसकी परिक्रमा कर रहे हैं और भी ग्रह है। तो जो इनके ग्रेविटेशनल फोर्स में होते हैं, जो और ग्रह भी इनके जो ग्रेविटेशनल फोर्स में होते हैं, ठीक है, वो सारे सोलर सिस्टम का भाग होते हैं। वो सब क्या होते हैं? सोलर सिस्टम के भाग होते हैं, ठीक है। ठीक है, जो इनके ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर हो गए तो वो दूसरे सूर्य, क्योंकि गैलेक्सी जो है हमारी, जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिल्की वे है, एंड्रोमेडा है, निहारिका, ये गैलेक्सियाँ हैं जो आकाशगंगा, जिन्हें बोलते हैं आकाशगंगा, ठीक है। तो उनमें कई सूर्य हैं और कई सूर्य के अलग अलग अपना सिस्टम है, सोलर सिस्टम है। तो अभी तो हमें जो एक सूर्य के बारे में पता है, उसके बाद बता रहे ना, इनके जो ग्रेविटेशनल फोर्स में जो आकाशीय पिंड होंगे, ग्रह होंगे, उनमें बौने ग्रह, वाइट ड्वार्फ
डॉर्फ होंगे, उपग्रह होंगे, मून्स, नेचुरल मून्स, क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉयड होंगे, उल्काएं होंगी, कॉमेट्स होंगे, और भी जो खगोलीय पिंड होंगे, ठीक है, वो सौरमंडल में होंगे। जैसे क्षुद्र ग्रह भी होंगे, धूमकेतु भी होंगे, ग्रह होंगे, पर निहारिका नहीं होगी। ठीक है, निहारिका क्या, सौरमंडल का भाग नहीं है नेबुला। नेबुला एक निहारिका को आकाश गंगा ही बोलते हैं, क्योंकि आकाश गंगा में ही सारे सोलर सिस्टम बने होते हैं, क्योंकि हजारों आकाश गंगाएं हैं अभी स्पेस में, सौरमंडल में, सॉरी अंतरिक्ष में, लेकिन अभी बहुत कम, जैसे मिल्की वे है, एंड्रोमेडा है, और भी है जिनका पता लगाया गया है कि ये इतनी आकाश गंगाएं हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा कि आकाश गंगा सौरमंडल का भाग नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अच्छा, थोड़ा कुछ और बताना था एक बार। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह यहाँ बता देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बहुत कम। क्षुद्र ग्रह के वह छोटे छोटे पिंड होते हैं। ये छोटे छोटे पिंड होते हैं जो चट्टानों और धातुओं से बने होते हैं। चट्टानों और धातुओं से बनते हैं। और यह क्या है? और यह प्लैनेट का ही भाग होते हैं। ग्रह, प्लैनेट ग्रह का ही भाग होते हैं। अच्छा, ग्रहों के टूटने से जो क्षुद्र ग्रह बने हैं, छोटे छोटे पिंड बने हैं, एस्ट्रॉयड बने हैं, ठीक है, इनकी एक बेल्ट पाई जाती है। वो आगे चल के हम बताएंगे कहाँ पाई जाती है। ठीक है, लेकिन क्षुद्र ग्रह बताइए छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं जो चट्टानों और धातु से बने होते हैं। यह ग्रह का ही भाग होते हैं, क्योंकि ग्रह काफ़ी वर्ष पहले जब किसी टक्कर से, किसी प्लैनेट के टक्कर से जब विस्फोट हुआ तो ये बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए। तो जो वो किसका रूप ले लिया? एस्ट्रॉयड का। तो पर्टिकुलर किसी एक प्लैनेट की कक्षा में वो ग्रेविटेशन फोर्स में आ गए और वहीं पे वो लगातार रोटेशन करने लगे। ठीक है, परिक्रमा करने लगे। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछे धूमकेतु क्या है? कॉमेट्स। कॉमेट से धूमकेतु क्या है? धूमकेतु लिख रहे हैं। धूमकेतु। ठीक है, कॉमेट्स ये क्या होते हैं? देखो, ये पेन के दिक्कत से हमारा सब बेकार हो गया है। कल इसको बैठ के हम कर लेंगे। ठीक, टाइम नहीं मिल पा रहा, बहुत बिजी है अभी इस टाइम पे। इसे क्या बोलते हैं? पुच्छल तारा भी बोलते हैं, सुना होगा, पुच्छल तारा। पुच्छल तारा जिसकी टेल लगी होती है, देखो जैसे ये है और ये पीछे टेल ऐसे लगी होती है। ठीक है, इस तरह। ठीक है, पुच्छल तारा। ये क्या होते हैं? ये सौर मंडल में बर्फीले छोटे पिंड होते हैं। गैसों के बर्फीले छोटे पिंड होते हैं। यह पत्थर, धूल, बर्फ और गैसों से बने होते हैं। यह ग्रहों की तरह ही सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये भी क्या है? ग्रहों की तरह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं। धूमकेतु भी ये क्या है? गैस और बर्फ से बने होते हैं। ठीक है,
और बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन बाद में बताएंगे, ठीक है, इतना बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच हैं, ठीक है। आपको बताना है कौन से दो ग्रह हैं जो मंगल और यूरेनस के बीच है, ठीक है। ऑप्शन ए पृथ्वी और बृहस्पति, ऑप्शन बी बृहस्पति और शनि, ऑप्शन सी शनि और पृथ्वी, ऑप्शन डी शनि और वरुण। सूर्य और पृथ्वी के बीच है कौन से हैं? आंसर होगा बृहस्पति और शनि। एक्सप्लेनेशन बता देते हैं अभी क्यों होंगे, पहले देख लेते हैं। जैसे ये सन है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग 3, 6, 7, 8, ठीक है। यहाँ पे हो गया बुध, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? मरकरी, MERCURY, ठीक है। यहाँ लिख लेना मरकरी, ठीक है, बुध को। उसके बाद शुक्र, वीनस, फिर आएगा पृथ्वी, अर्थ, ठीक है। फिर आएगा मंगल, मार्स, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति सबसे बड़ा है, ठीक है, बृहस्पति। जुपिटर, ठीक है। फिर आ गया ये शनि, बृहस्पति, शनि, सैटर्न, शनि के बाद आएगा यूरेनस, अरुण जिसे बोलते हैं, यूरेनस। आकार पर नहीं जाइएगा भी, क्योंकि आकार का इसमें ये जो पहले ग्रह है वो छोटे हैं और जो आउटर ग्रह है वो बड़े हैं, ठीक है। यूरेनस यहाँ पे लिख लेते हैं, URANUS, ये लिख लेना URANUS। बाद में आएगा नेपच्यून, इसे यूरेनस को अरुण भी बोलते हैं, अरुण, ठीक है। इसे वरुण क्या बोलते हैं? नेपच्यून। नेपच्यून, ठीक है। लास्ट में उसे हटा दिया गया है। पहले क्या था? प्लूटो था, इसे हम बोलते थे प्लूटो। वो क्योंकि वो ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है, उसे बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया और उसे प्लैनेट की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया, कैटेगरी से, प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। अब वो है प्लैनेट नहीं है, ठीक है। तो अब पहले 9 हुआ करते थे, अब 8 हैं। पहले कितने थे? पहले 9 थे और अब कितने हैं? 8, ठीक है। क्योंकि एक था वो बौना ग्रह था, क्योंकि वो प्लैनेट की श्रेणी में अब नहीं आता है, उसे निकाल दिया गया है, ठीक है। तो देख लेते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। आपसे पूछा क्या गया? निम्नलिखित इसमें 2 ग्रह हैं, कौन से 2 ग्रह हैं जो मंगल और यूरेनस के बीच आते हैं? देख लो, मंगल कहाँ पे है? ये मंगल है, ठीक है। और यूरेनस कहाँ पे? ये मंगल से यहाँ से देख लिए यूरेनस, ये देखिए ये यूरेनस, ठीक है। अब इनके बीच में 2 ग्रह कौन से आते हैं?
ये बृहस्पति और शनि, ठीक है, ये बृहस्पति और शनि दो आते हैं ना, ये, ठीक है, ये आंसर हो गया। ये सन के पहले बुध, और उसके अकॉर्डिंग भी देख लीजिए कई बार ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कि सन के नज़दीक कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग पूछ लेते हैं, तो उसमें आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है। पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, ठीक हो। फिर देख लेते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। इस तरह से लगाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें कुछ बताने का है नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, क्योंकि अब प्लूटो नहीं है, ये याद रखिएगा। ग्रहों के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? ग्रहों के बारे में आपसे पूछा गया निम्न में से क्या सत्य है? कि ये प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते नहीं। ए है ये प्रकाशहीन होते किंतु चमकते नहीं। बी है ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। और ऑप्शन सी ये प्रकाशवान होते हैं किंतु चमकते नहीं। ऑप्शन डी ये प्रकाशवान भी है और चमकते भी हैं। ग्रह प्लैनेट के बारे में आपको बताना है। क्या है आंसर? क्या होगा आंसर? क्या होगा ऑप्शन? आंसर होगा बी। एक मिनट, बी, ये प्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। सॉरी, अप्रकाशमान, सॉरी, ये अप्रकाशमान होते भी चमकते हैं। क्या? प्लैनेट, इनके खुद का कोई एनर्जी का सोर्स नहीं है, यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं बन रही है, कोई फ्यूजन या फिजन नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये चमकते क्यों है फिर? जब इनकी खुद की ऊर्जा नहीं है, कहीं ऊर्जा रिसोर्स कुछ नहीं है, तो ये फिर चमकते कैसे हैं? ये अप्रकाशमान होते हुए चमकते कैसे हैं? अच्छा, ग्रह जो प्लैनेट होते अप्रकाशमान, मतलब खुद का उनका प्रकाश नहीं होता, किंतु सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। क्योंकि इनमें सूर्य का अभी जैसे बनाया था, देखो पीछे दिखा दे रहे हैं, देखो ये सूर्य है ना, इनमें प्रकाश पड़ रहा है, तो ये सूर्य के प्रकाश के कारण चमकीले दिखाई देते हैं, ठीक है। सूर्य के प्रकाश के कारण चमकीले दिखाई देते हैं, चमकते हैं क्योंकि सूर्य के प्रकाश के कारण, सूर्य के प्रकाश के कारण, ठीक है, चमकते हैं, ठीक है, याद रखना। कुछ इसमें बताने का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। बी, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध। सी, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। और डी, सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह मंगल। आंसर क्या होगा? बड़ा ग्रह प्लैनेट, ठीक है, बृहस्पति होगा, छोटा ग्रह बुध होगा। आंसर आप बताइए क्या होगा? आंसर क्या होगा? नहीं है, ये भी पूछा, याद रखना, नहीं है। कौन सा ये इसमें सुमेलित नहीं है, बताओ। आंसर होगा डी। इसमें जो दिया गया है ना, सौर मंडल का मंदतम गति वाला ग्रह मंगल नहीं, सोलर सिस्टम का जो मंद गति से चलता है, धीमी गति से चलने वाला ग्रह मंगल नहीं है। कौन है? मंगल नहीं है, कौन है? वरुण। वरुण, नेपच्यून। नेपच्यून, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और फिर यम था वो प्लूटो हटा दिया। अरुण, वरुण, अरुण मतलब यूरेनस, नेपच्यून, वरुण, ठीक है। और ये क्यों है? क्योंकि यह सबसे दूर स्थित है, ये सूर्य से सबसे दूरी पे है। इसकी दूरी क्योंकि सबसे बाद में अभी दिखाया था, सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है। कौन सा है? नेपच्यून, ठीक है, क्योंकि यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है।
और सूर्य की परिक्रमा करने में से क्या है, सबसे ज़्यादा समय लगता है। परिक्रमा करने में क्या लगता है, सर्वाधिक समय लगता है, सर्वाधिक समय। ठीक है, कितना, लगभग 165 वर्ष, लगभग कितना समय लगता है, 165 ईयर्स, ठीक है, का समय लगता है एक रोटेशन करने में। वरुण सबसे दूर स्थित है, यह सूर्य की परिक्रमा करने में सर्वाधिक समय लेता है। ठीक है, लगभग कितना, 165 ईयर्स। ठीक है, इसलिए मंगल नहीं होगा। और कुछ जानकारी दे देते हैं आपको इसमें। जैसे शुक्र के बारे में पूछा गया, शुक्र क्या है, इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, जुड़वा ग्रह, कई जगह जुड़वा बहन ऐसे पूछा गया है। कहते हैं किसको, शुक्र को, वीनस को। ठीक है, और इसके शुक्र के बारे में और जानकारी क्या है, इसे भोर का, एक मिनट, सॉरी, इसे भोर का तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शुक्र ग्रह को इसे भोर का तारा। क्योंकि यह सूर्योदय से ठीक पहले पूर्व में दिखाई देता है। भोर का तारा क्यों कहा जाता है, भोर का तारा क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह सूर्योदय से ठीक पहले पूर्व में दिखाई देता है, पूर्व दिशा में। एक मिनट, सूर्योदय सनराइजिंग से पहले, सनराइजिंग से पहले पूर्व दिशा में दिखता है, पूर्व दिशा में। कौन सा तारा दिखता है, एक कौन सा प्लैनेट दिखता है, शुक्र, वीनस। ठीक है, और बृहस्पति की पता है सबसे बड़ा ग्रह है। और यह है सबसे निकटतम, सबसे निकटतम बुध ग्रह है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, इससे सबसे निकटतम है, और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, और क्या जानकारी देनी थी आप लोगों को, एक और बात बतानी थी शुक्र के बारे में। यहाँ नोट करके दिख देते हैं, नोट करके। सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। ठीक है, पश्चिम के पूर्व की ओर घूमते हैं। ठीक है, और अरुण, यूरेनस और शुक्र ग्रह, अरुण इसे बोलते हैं यूरेनस, और कौन सा, शुक्र। ये दो ग्रह केवल हैं जो, ये दो प्लैनेट केवल हैं जो पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम। सारे प्लैनेट पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, केवल यही ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। इसका रीज़न है कि पहले, अभी तो नहीं पता, हजारों साल पहले की बात है, करोड़ों मिलियन ईयर्स हो जाते हैं, कि पहले ये भी घूमा करते थे पश्चिम पूर्व, लेकिन किसी प्लैनेट या किसी पिंड से, आकाशीय पिंड से टकराने के कारण इनके दिशा परिवर्तन हो गया। ठीक है, और ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमने लग गए, ऐसा है। लेकिन आपको याद रखना है कि केवल दो ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से अपनी, उनके ग्रहों के विपरीत दिशा में घूमते हैं। ठीक है, और बाकी सभी पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी भी
क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी भी, अर्थ जहाँ हम रहते हैं, ये भी क्या, पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, घूमती है। पृथ्वी क्या है, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, पृथ्वी भी, ठीक है। सिर्फ 2 इसके अपवाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, काफ़ी जानकारी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th है, हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती हैं। ए यूरेनस, नेपच्यून तथा प्लूटो पर, बी बृहस्पति, शनि तथा मंगल पर, सी यूरेनस, नेपच्यून तथा शुक्र पर, और डी मंगल तथा शुक्र पर। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन गैस हैं जो कहाँ पे विद्यमान होती है, किन प्लैनेट्स पर पाई जाती हैं। आंसर होगा आपका बृहस्पति, शनि तथा मंगल पर, बी बृहस्पति, शनि तथा मंगल पर कौन सी गैसें पाई जाती हैं, हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन। मीथेन मार्स गैस भी बोलते हैं ना, मार्स में, मंगल में मीथेन पाई जाती है, मंगल ग्रह पर मीथेन। अच्छा, ये गैसें तो बहुत सी उसमें पाई, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मात्रा इनकी पाई जाती है वो बृहस्पति, शनि तथा मंगल ग्रह पर ही पाई जाती है। किसकी, हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन की, ठीक है। किस पर, हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन करने के लिए है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th, सूर्य की ऊर्जा, सूर्य सन की जो लाइट है ना, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो ऊर्जा, एनर्जी, वो कैसे उत्पन्न होती है बताइए। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, अच्छा कुछ और बताना था, 1 मिनट पीछे चलते हैं, कुछ और भी बताना था, क्योंकि अच्छा गैस के बारे में था, तो गैस से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बताना था, ठीक है। यहाँ पे बता देते हैं, इसको थोड़ा मिटाएंगे फिर बता देते हैं। ठीक है, यहाँ बनाते हैं, देखो पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यहाँ से डिवाइड कर लेंगे, बृहस्पति, शनि, अरुण, देन वरुण, ठीक है। यहाँ लिखते हैं शनि, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, एंड नेपच्यून। नेपच्यून दिख नहीं रहा है कैसे आप लोगों को, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। ये है इनर प्लैनेट, आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह। ये है आउटर प्लैनेट, बाह्य ग्रह, ठीक है। इनर ग्रह, ये बाह्य ग्रह। ये आउटर, ठीक है, इनर प्लैनेट और ये आउटर प्लैनेट। ये जो ग्रह हैं ये स्थलीय ग्रह हैं। स्थलीय ग्रह कौन से, ये बुध, शुक्र, 1 मिनट ये है, इसको ऐसे अंडरलाइन कर दें, 1 मिनट गलत हो रहा है, आप लोग समझ नहीं पा रहे, खिचड़ी बनी जा रही है, इसको थोड़ा सा साफ करके करेंगे। आप लोग जाइएगा नहीं, अच्छा कॉन्सेप्ट है कि इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज बताने की क्या ज़रूरत थी, ठीक है। हमें भी लगता है कि जल्दी, हमारे भी पास टाइम नहीं है, लेकिन फिर ऐसा पढ़ाने का क्या मतलब जो क्वेश्चन ही ना बने, ठीक है।
यहाँ पहले डिवीजन कर लेते हैं। आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। इंग्लिश में बोलते जा रहे हैं, लिखेंगे तो खिचड़ी हो जाती है। आंतरिक इनर ग्रह, ये आउटर प्लैनेट, इनर प्लैनेट आउटर प्लैनेट। इसमें कौन आएंगे आंतरिक ग्रह में? बुध, शुक्र, पृथ्वी, देन मंगल। ये बाह्य ग्रह में क्या कौन से आएंगे? बृहस्पति, शनि, अरुण एंड देन वरुण। और अरुण को यूरेनस और वरुण को नेपच्यून बोलते, ठीक है। ये आंतरिक है, ये बाह्य ग्रह। ये स्थलीय ग्रह है, ग्रह हैं, उनको गैसीय ग्रह बोलते हैं। स्थलीय ग्रह क्योंकि इनका फॉर्मेशन किससे होता है? चट्टानों से, ठोस पदार्थों से, चट्टानों से और धातुओं से ये मिलकर बने हैं। कौन से ग्रह? चट्टानों धातुओं से मिलकर कौन से ग्रह बने? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और ये हैं बाहरी जो है, ये गैसों से मिलकर इनका हुआ गैसीय आवरण है। जैसे गैसों में क्या है? गैस तथा बर्फ से मिलकर बने हैं, ठीक है। जिसमें बृहस्पति और शनि ये मोस्टली गैस से है पूरा, और यूरेनस और नेपच्यून पूरे बर्फ से। मतलब अगर इसको देखा जाए ना तो ये गैसों के गोले हैं, बस गैसों के विशाल गोले हैं, ठीक है। क्योंकि इनकी डेंसिटी ज़्यादा है, इनकी डेंसिटी कम है। ये बड़े हैं आकार में, ये बड़े हैं, ठीक है। आकार में ये बड़े हैं, विशाल। और ये आकार में कितने हैं? छोटे हैं। ये आकार में हैं छोटे, लेकिन इनकी डेंसिटी, पर इनकी डेंसिटी, एक मिनट कहाँ गया, पर इनकी डेंसिटी क्या है? अधिक है। क्या है? घनत्व अधिक है, घनत्व, ठीक है। और इनकी डेंसिटी, घनत्व क्या है इनका? डेंसिटी कम है। आकार में बड़े हैं पर इनका घनत्व कम है। अच्छा, छोटे ग्रह है, स्थलीय है, बता दिया, ठीक है। और क्या क्या बताना था, ठीक है। और अब एक मोस्ट वो है कि जो आप बताए थे ना कि हम क्षुद्र ग्रह आपको आगे बताएंगे। क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉयड, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये अरे बार बार ये क्या हो रहा है? ये मंगल है, बृहस्पति है ना, मंगल और बृहस्पति इनके बीच ये देखो एक बेल्ट के रूप में पाए जाते हैं। अगर जैसे ये मंगल, ये अगर बनेगा, सन है यहाँ पे, तीन, चार, पाँच, 6, 8, यहाँ पे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यहाँ मंगल आया चौथा ग्रह, फिर ये बृहस्पति, ठीक है। इनकी ये जो मंगल बृहस्पति की यहाँ पे बीच में ये इसमें पाए जाते हैं। और ये भी ऐसे पूरे बेल्ट के रूप में पाए जाते हैं, और ये पूरे ऐसे परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है। ये भी सन की परिक्रमा कर रहे हैं, एक बेल्ट के रूप में है। ये भी पूरा क्षुद्र ग्रह है, ठीक है। बेल्ट के रूप में पाए जाते हैं पूरे एस्ट्रॉयड, मंगल और बृहस्पति के बीच में, ठीक है। ये क्या होते हैं? चट्टानों और धातुओं के छोटे छोटे पिंड हैं जो मंगल बृहस्पति के मध्य एक बेल्ट के रूप में पाए जाते हैं।
अच्छा, ये प्लैनेट का ही भाग थे जो टूटकर अलग हो गए, ठीक है, ये प्लैनेट का ही भाग हुआ करते थे जो अब टूटकर अलग हो गए हैं, और ये सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स में आ गए हैं और उसकी लगातार उसकी परिक्रमा कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, बता दिया ना, एक बार रिपीट कर दें। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आंतरिक ग्रह हैं, इनर प्लैनेट है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यूरेनस, नेपच्यून बाह्य ग्रह हैं, आउटर प्लैनेट हैं, ठीक है। स्थलीय ग्रह इनको बोलते हैं, इनको गैसीय ग्रह, क्योंकि स्थलीय ग्रह इनका फॉर्मेशन मोस्टली सॉलिड चट्टानों और धातुओं मेटल्स से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, धातुओं, और गैसों का मोस्टली गैस बर्फ से सारा गैसों का आवरण है, एक गैस प्रकार की है, बड़े गोले हैं, ठीक है, प्लैनेट। और आकार में कौन से है, आंतरिक ग्रह हैं जो आकार में छोटे हैं, और बाह्य ग्रह आकार में बड़े हैं। आंतरिक ग्रह जो होते हैं इनका डेंसिटी कम है, घनत्व इनकी डेंसिटी अधिक है, ठीक है। आंतरिक ग्रह जो इनर प्लैनेट है इनकी डेंसिटी अधिक है, और जो बाह्य प्लैनेट है इनकी डेंसिटी बहुत कम है, ठीक है। और जो एस्ट्रॉयड हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, ये किन दो प्लैनेट्स के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है, ये मोस्टली बहुत क्वेश्चन आता है। यह है जुपिटर एंड मार्स, मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में एक बेल्ट के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। और यह क्या है, ये भी एक प्लैनेट्स के ही भाग हुआ करते थे जो एक विस्फोट के बाद, टूटने के बाद छोटे छोटे पिंडों में टूट गए हैं, और वह सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स में आकर उसकी परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है, मोस्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 11, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। ए आयनन द्वारा, बी नाभिकीय संलयन द्वारा, सी नाभिकीय विखंडन द्वारा, डी ऑक्सीकरण द्वारा। नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, किसके द्वारा होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा। ये आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी कई बार गलत कर देते हो। न्यूक्लियर फ्यूजन, ये ई है, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन होता क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता क्या है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में, ठीक है, दो छोटे छोटे नाभिक, दो छोटे छोटे न्यूक्लियर आपस में संलयित होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है, दो छोटे छोटे नाभिक संलयित होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। तो तारों में जो ऊर्जा होती है, तारों से जो मुक्त होने वाली ऊर्जा और ऊष्मा का प्रकाश, ये नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया का ही कारण है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा ही इनमें ऊर्जा का संचार होता है, ठीक है। ऐसे तारों में 1 से 1.5 करोड़ केल्विन तापमान पर हाइड्रोजन के परमाणु, हाइड्रोजन के जो परमाणु होते हैं आपस में संलयित होकर हीलियम का निर्माण करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के परमाणु क्या होते हैं, आपस में संलयन होकर क्या हीलियम का निर्माण करते हैं, और उसमें क्या एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो सूर्य में जो ऊर्जा है उसका मेन कारण क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, प्लस क्या हो रही है, ऊर्जा, ये क्या एनर्जी, ठीक है। हाइड्रोजन के ये परमाणु किस में कन्वर्ट हो गए, दो परमाणु हाइड्रोजन के मिलकर ये क्या हीलियम का निर्माण कर रहे हैं, हीलियम। ये कहाँ है, हाइड्रोजन के परमाणु, H2 1H2 प्लस 1H2 2He4 प्लस ये एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। ये इसके प्रोसेस किसके कारण, न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण, नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। सूर्य में जो ऊर्जा होती है उसका मेन सोर्स क्या है, नाभिकीय संलयन प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब होता है। ए सूर्य जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आता है, बी पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है, सी चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं।
आंसर क्या होगा कि सूर्य ग्रहण कब होता है? आंसर हो जाएगा सी। आंसर हो जाएगा सी, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, देखो ऐसे, ये है सन, ठीक है, गोल नहीं बन पाया लेकिन सन है ये सन है। अच्छे से बना दे, रेस निकालना इसकी किरणें, तब आप लोग समझ जाओगे। ये सन है, ठीक है, ये लाल हो गया ना, इसमें खूब एनर्जी है, वैसे भी गर्म आग का गोला है सन, है ना। ये सन है, ठीक है, और इसका परिक्रमा कर रही है का पृथ्वी। ये क्या है? पृथ्वी, यहाँ बना देते हैं, ये है पृथ्वी, इसकी परिक्रमा कर रही है, ठीक है, पृथ्वी, ठीक है। और ये पृथ्वी की परिक्रमा कौन कर रहा है? मून। इसकी भी तो परिक्रमा कोई कर रहा है भाई, इसकी परिक्रमा क्या कर रही है? मून। यहाँ बना, छोटा सा बना देते हैं। ये कैसे वृत्ताकार कक्षा में ये परिक्रमा करते हैं? वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार, ठीक है, गोल नहीं, दीर्घ वृत्ताकार, इस तरह से, ऐसे, ठीक है। ये होगा दीर्घ वृत्त, होगा सीधे ऐसे, इसका होगा ये परिक्रमा ऐसे करते हैं, जैसे सन यहाँ पर होगा, ठीक है, और सारी ग्रह ऐसे इस तरह इसकी दीर्घ वृत्ताकार में पूरा यहाँ से परिक्रमा करेंगे, ठीक है, ये रहता है। तो क्या बता रहे थे हम आपको? ये सन है, ये पृथ्वी, ये मून है, ठीक है, ये परिक्रमा कर रहे हैं। और जब ये मून है ना परिक्रमा करती हुई, ये बीच में आ गई, देखो पृथ्वी के, ये बीच में आ गई, ठीक है। इतनी बड़ी नहीं है जितना हम तुम्हें दिखाने के लिए बना रहे हैं, ये तो इसको और भी बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये बीच में आ गई, तो जब ये बीच में आ जाती ना पृथ्वी की, तो ये सन की जो लाइट होती है, जो प्रकाश होता है, वो सीधे पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, ये इस पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है। तो ये क्या हो जाता है? बोलते हैं कि सूर्य ग्रहण लग गया, ठीक है, क्योंकि इसका प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा, तो यहाँ पे क्या होता है? अंधेरा हो जाता है। तो इसे बोलते हैं क्या? सूर्य ग्रहण। इसे क्या बोलेंगे? सूर्य ग्रहण, ठीक है। इसमें क्या होता है? चंद्रमा है ना, सूर्य, ये सूर्य और ये पृथ्वी के बीच आ गया, ठीक है, ये क्या है? मध्य में आ गया, क्या? चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के, ठीक है। यूं ऐसे बना दो, सन, मून, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, एक ही रेखा में देखो ना, और पृथ्वी। जब एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तब ग्रहण होता है। चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, ठीक है, तो एक सीधी रेखा में आ गए तो ये तब इधर पर क्या होता है? सूर्य ग्रहण पड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका प्रकाश ये पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दो ग्रह जिनके ऊपर ग्रह नहीं हैं, जिनके मून्स नहीं हैं, ठीक है, वो हैं, ऑप्शन ए पृथ्वी एवं बृहस्पति, ऑप्शन बी बुध एवं शुक्र, मरकरी एंड वीनस, एंड ऑप्शन सी बुध एवं शनि, मरकरी एवं सैटर्न, और ऑप्शन डी शुक्र एवं मंगल, वीनस एंड मार्स। कौन है जिनके खुद के अपने नेचुरल मून्स नहीं हैं, ठीक है, जिनके अपने मून्स नहीं हैं, उपग्रह नहीं है, ठीक है, कौन है? आंसर हो जाएगा बुध और शुक्र, बी। आंसर हो जाएगा बुध और शुक्र, क्योंकि पृथ्वी के है, बृहस्पति का भी है, बुध का है लेकिन इधर शनि दिया, शनि का है, शुक्र का नहीं है लेकिन यहाँ मंगल दिया, मंगल का है, तो इधर यहाँ बुध और शुक्र दोनों दिए जिसके दोनों नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। बुध और शुक्र के कोई अपने उपग्रह नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं, पृथ्वी का चंद्रमा है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा, मून ना, मून है चंद्रमा, ठीक है। मंगल के भी हैं, दो है, फोबोस, डिवोस, फोबोस और
रिमोश, ठीक है। 2 है मंगल के। बृहस्पति के कितने हैं? 79 है। नए आंकड़ों के अकॉर्डिंग शनि के कितने हैं? 146, लेकिन शायद इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप लोग देख लीजिएगा, शायद 150 तक हो गए हैं अब शनि के, ठीक है। और अरुण के 27 है और वरुण के 14 है, ठीक है। शनि का शायद अभी जस्ट प्रत्युत्तर दर्पण में आया था कि शनि के और उपग्रह खोज हुए हैं, तो शायद 150 हो गए इसके, ठीक है। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो 2 उपग्रह हैं जिनके अपने उपग्रह नहीं हैं, जिनके नेचुरल मून्स नहीं हैं, बुध एवं शुक्र हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूपर्पटी। भूपर्पटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है। जो भूपर्पटी है उसमें बहुतायत में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व क्या है, ये पूछा गया है। स्थेनोस्फीयर, ठीक है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी सिलिकॉन। भूपर्पटी में बहुतायत में बहुत ज़्यादा मात्रा में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? आंसर हो जाएगा ए ऑक्सीजन, ठीक है। सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑक्सीजन कौन से रासायनिक तत्व और पाए जाते हैं? रासायनिक तत्व जो भूपर्पटी में पाए जाते हैं, वो हैं ऑक्सीजन। जल्दी से करा देते, एक क्वेश्चन और है। ऑक्सीजन कितना? 46.71%, ठीक है, परसेंट में है। सिलिकॉन ये कितना है? 27.69%, ठीक है। और एल्युमिनियम कितना है? ठीक है, Al है। एल्युमिनियम कितना है? 8.07%। 8.07%। लोहा फेरस ऑक्साइड कितना है? 5.05%। कैल्शियम, ये पूछा जाता है ना कई बार, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर लगा दिया जाता है, इसलिए हम बता दे रहे हैं, क्योंकि कई बार इसका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में बताते हैं कौन सी सर्वाधिक मात्रा में, ज़्यादा से कम की ओर, कम से ज़्यादा की ओर, इस तरह से आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ लेते हैं। कैल्शियम 3.65%। सोडियम किनारे पहुंचते हैं तो चला जाता है। सोडियम 2.75%। सोडियम। पोटेशियम कितना है? 2.58%, ठीक है, पोटेशियम। लास्ट है मैग्नीशियम।
मैग्नीशियम Mg, ये कितना है 2.08%। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सा पाया गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 46.7%, सिलिकॉन 27.6, फिर एल्युमिनियम है, फिर लोहा है, फिर कैल्शियम है, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कैल्शियम, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव पर, नॉर्थ पोल, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर। ठीक है, ऑप्शन सी दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल, और ऑप्शन डी कर्क रेखा पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। किस पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं? आंसर हो जाएगा बी भूमध्य इक्वेटर पर। ठीक है, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। अच्छा, सूर्य वर्ष में दो बार सीधी पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर, 21 मार्च और 23 सितंबर। याद रखना, 21 मार्च और ये 23 सितंबर। ठीक है, सूर्य वर्ष में दो बार, 21 मार्च और 23 सितंबर। एक मिनट, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा? ये 21 या मार्च या 23 सितंबर। विषुवत रेखा भी बोलते हैं, इक्वेटर या भूमध्य रेखा। ठीक है, मेडिटेरियन लाइन इक्वेटर पर। भूमध्य रेखा पर लंबवत, इसमें पता है सूर्य की किरणें सीधी पड़ती तो लंबवत होता है ना। सूर्य वर्ष में दो बार, 21 मार्च 23 सितंबर, भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है, तो उसकी किरणें क्या सीधी पड़ती हैं। ठीक है, इन दोनों तिथियों में क्या होता है? पृथ्वी के दोनों गोलार्ध, चाहे वो दक्षिण ध्रुव हो चाहे उत्तरी ध्रुव हो, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। ठीक है, इसमें बताया उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध, ध्रुव नहीं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध। एक मिनट, अरे क्या हो गया? पृथ्वी के दोनों गोलार्ध में कौन से? एक पेन तो लिया नहीं, लिखने लग गए। उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, दोनों गोलार्धों में दिन और रात की अवधियां बराबर होती हैं। इन जो डेट्स हैं कि मार्च और 23 सितंबर, इनमें दिन और रात की 21 मार्च और 23 सितंबर दिन और रात की अवधियां क्या होती हैं? समय अवधियां बराबर होती हैं, इट मीन्स 12 घंटे के दिन होगा और 12 ही घंटे की रात होगी। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को। क्यों? क्योंकि सूर्य उस टाइम पे भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है और सूर्य की किरणें क्या होती है? सीधी पड़ती हैं। ठीक है, डायरेक्ट पड़ती हैं। जब डायरेक्ट पड़ेंगी तो जितना उस तरफ नॉर्थ गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में,
और दक्षिण साउथ गोलार्ध में बराबर ही लाइट आएगी। ऐसा देखो, ये है अर्थ, ये भूमध्य रेखा है, ठीक है, 0 डिग्री, 0 डिग्री, ठीक है, ये है भूमध्य रेखा। और जब ये लंबवत चमकेगा ना सूर्य, यहाँ पे लंबवत चमकेगा ना, यहाँ पे 1 मिनट, तो इसकी लाइट बराबर होगी, यहाँ पे लंबवत होगा। ये हम दिखा रहे हैं ना, जितना उत्तरी गोलार्ध में होगा उतनी दक्षिणी गोलार्ध में भी होगी। नॉर्थ है, ये साउथ है गोलार्ध, ठीक है। तो बराबर बराबर इनकी होगी, तो जितना इनका दिन होगा उतनी इनकी रात होगी, ठीक है। इनकी 12 घंटे बराबर 21 मार्च और 23 सितंबर को जब ये लंबवत होता है, 21 मार्च को, कब, उत्तरी गोलार्ध में, और 23 सितंबर दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। उस टाइम पे इनकी दिन रात की अवधि बराबर होती है। एक बार देखिए, सूर्य वर्ष में 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। वर्ष की इन 2 तिथियों में पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन एवं रात की अवधियां बराबर होती हैं, अर्थात 12-12 घंटे की दिन और रात होते हैं, ठीक है। हो गया ना कंप्लीट, याद रखिएगा आप लोग। ये बाद में कभी थ्योरी पढ़ाएंगे तो अच्छे से समझाएंगे। जी, ठीक है, बराबर होती हैं। और ये जब भूमध्य रेखा पर, इसलिए टेम्परेचर भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। भूमध्य रेखा पे क्या है, टेम्परेचर भी पाया जाता है, क्योंकि इसके डायरेक्ट तिरछे पड़, सूर्य की किरणें तिरछी नहीं डायरेक्ट पड़ती हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ टेम्परेचर बहुत होता है और बरसात भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। कहाँ पे, इक्वेटोरियल रीजन पर, विषुवत रेखा पर, और यहाँ पे भूमध्य रेखा पर लगातार टेम्परेचर रहता है और लगातार रोज मतलब प्रतिदिन बारिश होती है, ठीक है। और क्या बोलते, जैव विविधता के अकॉर्डिंग भी ये इक्वेटोरियल रीजन बहुत संपन्न है, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके हम फिर आएंगे। आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसे लगे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और सारे क्वेश्चन वही हैं जो एग्ज़ाम में आएंगे, अदरवाइज़ क्वेश्चन कोई भी नहीं बनाए हुए हैं, क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हम करते नहीं। आज थोड़ी हो भी कोशिश करते हैं कम से कम ही एक्सप्लेनेशन करें, ठीक है। इतना कम करेंगे ना, ज़्यादा कम करेंगे तो आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा, तो फिर पढ़ाने से क्या मतलब है। इतना तो पढ़ाया ही जाए कि जो आप समझ में आए, जो आप क्वेश्चन कर पाएँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके परसों फिर आएंगे, अल्टरनेट ही हम आते हैं, परसों आएंगे। और फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी का अच्छा सा टॉपिक लेके जिसमें क्वेश्चन आए और जो अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहें जहाँ भी रहते हैं। अब क्योंकि 1 महीना बचा हुआ है, पढ़ाई पर ज़रूर ध्यान दें, ठीक है। और आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।